हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि के विषय में जानेंगे एवं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम नवजागरण की अवधारणा को देखते हैं। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज संक्रमण के जिस तीव्र दौर से गुजरा उसे कुछ चिंतक पुनर्जागरण कहते हैं, कुछ पुनरुत्थान तो कुछ अन्य नवजागरण। ये सभी शब्द इतिहास के प्रति विशेष दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं। नवजागरण का अर्थ है नई तरीके से जागना। इसमें निहित है कि पहले भी हम जागे हुए थे, किंतु अब जागने का दृष्टिकोण बदल गया है। यह व्याख्या मध्यकाल के इतिहास को इस्लाम व हिंदुत्व की टकराहट नहीं मानती और ना ही उसे अंधकार या पतन का काल मानती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा इत्यादि चिंतकों ने 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन की व्याख्या हेतु इसी शब्द को उचित माना है। आगे देखते हैं। नवजागरण एक विशेष प्रकार के सांस्कृतिक संक्रमण का दौर है, जिसमें कोई समाज किसी अन्य संस्कृति से टकराकर नए दृष्टिकोण से जीने का प्रयास करता है। जिन देशों के पास गौरवमय अतीत है, उनमें अतीत की स्मृतियां भी नवजागरण का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती हैं। शेष समाजों में अन्य संस्कृतियों से परिचित होना और उनकी तुलना में अपना मूल्यांकन करना नवजागरण का कारण बनता है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के शब्दों में कहें तो नवजागरण दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। इस ऊर्जा के प्रभाव स्वरूप दोनों संस्कृतियां एक दूसरे की अच्छाइयां ग्रहण करना चाहती है और अपनी बुराइयां छोड़ना चाहती है। यही संपूर्ण सांस्कृतिक प्रक्रिया समाज के इतिहास में नवजागरण कहलाती है। आगे देखते हैं। भारतीय समाज के इतिहास में ऐसे दो जागरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। पहला जागरण मध्यकाल से संबंधित है, जब भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। इस्लामी संस्कृति समतामूलक किंतु कट्टर धार्मिक विचारों पर आधारित थी, जबकि भारतीय संस्कृति धार्मिक लचीलेपन किंतु विषमतामूलक सामाजिक संरचना पर आधारित थी। इन दोनों की टकराहट से भक्तिकालीन जागरण हुआ और सामाजिक संस्कृति उद्भूत हुई। संस्कृतियां पहले टकराती है, फिर तटस्थ होती है और अंत में धीरे धीरे परिचित होकर परस्पर घुल मिल जाती है। घुलने मिलने का यही स्तर सामाजिक संस्कृति को जन्म देता है। दूसरा नवजागरण 19वीं शताब्दी से संबंधित है, जहां पश्चिमी यूरोपीय संस्कृति की टकराहट भारतीय संस्कृति से हुई। अंग्रेजों की व्यापारिक गतिविधियों के जरिए भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बनता चला गया। मुगलों के पराभव ने भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को कमज़ोर कर दिया, जिसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया। मुगल, मराठा व सिख आदि सत्ताओं के पराजय से देश का बड़ा हिस्सा ब्रिटेन का गुलाम हो गया। आगे देखते हैं। अंग्रेजों की नीतियों तथा ईसाई धर्म प्रचारकों व प्राच्य संस्कृति को हेय समझने वाले अधिकारियों आदि ने भारतीयों के सांस्कृतिक गौरव को आघात पहुंचाया। अंग्रेजों ने अपनी औपनिवेशिक नीति के तहत जमीन का नया बंदोबस्त किया। इससे अपने आप में सिमटे हुए गांवों की जड़ता टूटी। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से हम यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से परिचित हुए और प्रगति का एक नया मार्ग मिला। यातायात के नए साधनों से व्यापार में वृद्धि हुई और हमारे आवागमन की गति तेज हुई। प्रेस के आने के कारण विचार विनिमय में सुविधा हुई। विचारों की स्वतंत्रता का द्वार उन्मुक्त हुआ। यह नवजागरण ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि बना। भारतीय समाज की रूढ़िवादी व धार्मिक संकीर्णता ने भी स्वयं यहाँ एक वर्ग को सोचने को मजबूर किया। निसंदेह अंग्रेजों की शिक्षा नीति उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के तहत ही थी, परंतु इसने दो संस्कृतियों की टकराहट के बीच आधुनिकता के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया। आधुनिक भावबोध की संगठित अभिव्यक्ति नवजागरण के माध्यम से हुई। विश्व चिंतन की तमाम आधुनिक स्थापनाएं पहली बार नवजागरण के माध्यम से 19वीं सदी में अभिव्यक्त हुई।
सबसे पहले नवजागरण बंगाल में घटित हुआ। वस्तुतः प्लासी के युद्ध के बाद अर्थात 1757 में ही बंगाल अंग्रेजों के अधीन होकर उनके विकसित पूंजीवादी संस्कृति, शिक्षा, साहित्य के संपर्क में आ चुका था। स्वाभाविक है कि बंगाल को इसका लाभ मिला और वहां नवजागरण आया। आगे देखते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। नवजागरण परंपरा और संस्कृति को वैज्ञानिक तर्क विधान व सामाजिक राजनीतिक अभिप्रायों से जोड़ने वाली चेतना है। इसका सीधा प्रभाव भारत पर पड़ा। यही कारण है कि भारत में नवजागरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव विविध सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के रूप में देखा जा सकता है। ये आंदोलन बुद्धि व तर्क पर केंद्रित थे, आस्था व कोरी भावुकता पर नहीं। इन्होंने भारतीय समाज में नारी व निम्न जातियों की शोचनीय स्थिति का जमकर विरोध किया। जहां सती प्रथा, बालिका शिशु हत्या जैसी स्त्री विरोधी परंपराएं व्याप्त थी, वहीं निम्न जातियों को छुआछूत व सामाजिक आर्थिक शोषण का शिकार होना पड़ता था। इसके अलावा बाल विवाह, दास प्रथा आदि प्रथाओं का भी चलन था। समाज में व्याप्त ये सभी बुराइयां धार्मिक संरचना से जुड़ी थी। इसलिए भारतीय सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाने के लिए धार्मिक ढांचे में परिवर्तन लाना जरूरी था। समाज सुधारकों ने धर्म का मानवतावादी व उपयोगितावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इन आंदोलनों का उद्देश्य सुधारात्मक परिवर्तन था, संरचनात्मक परिवर्तन नहीं। इन आंदोलनों के तरीकों में लोगों को जागरूक करना, सामाजिक कार्य करना, विधि कानून के माध्यम से सुधार करना शामिल था। राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनके प्रयासों से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए महती भूमिका निभाई। दयानंद सरस्वती ने धार्मिक कर्म कांडों का जमकर विरोध किया व वेद इतर हिंदू धार्मिक पुस्तकों को खारिज कर दिया। इन्होंने नारी व निम्न जातियों के शोषण का विरोध किया तथा हिंदी भाषा के पक्ष में बहुत योगदान दिया। ज्योतिबा फूले व सावित्रीबाई फूले ने जाति उत्पीड़न के विरोध में आवाज उठाई। आगे देखते हैं। सभी समाज सुधारक, कर्मकांड विरोधी, आधुनिक शिक्षा व पुरानी अच्छी परंपराओं के समर्थक तथा सामाजिक अत्याचार के विरोधी थे। भारतीय नवजागरण से संबद्ध महापुरुषों ने अपनी असीमता की प्रतिष्ठा तथा जनता में जागरूकता के लिए भारतीय संस्कृति का आधार ग्रहण किया। राजा राम मोहन राय ने उपनिषदों का सहारा लिया तो विवेकानंद ने अद्वैत वेदांत का, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद का तो तिलक और गांधी ने गीता का। इनके आधार पर उन्होंने धार्मिक भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, बाह्य आडंबर, जाति पाति का जमकर विरोध किया। स्पष्ट है कि उनके विचारों की नई दिशा देने का कार्य अंग्रेजी उपनिवेशवाद तथा तत्कालीन समाज की ज्वलंत समस्याओं ने किया। आगे देखते हैं। नवजागरण का प्रभाव। नवजागरण के आधुनिक भावबोध ने लोगों को जागरूक किया। लोगों ने अंग्रेजों के उत्पीड़न को समझा। किसानों ने अपनी दुर्दशा का कारण केवल जमींदारों को मानना छोड़ अंग्रेजों की नीतियों को माना। यही कारण है कि 20वीं सदी में ये आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े। अंग्रेजों ने भारत का शोषण आर्थिक संदर्भ में आरंभ किया। शिक्षा व आधुनिक ज्ञान विज्ञान से लैस दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की पोल खोली। लोगों को अपने अधिकार समझ में आने लगे। कई पत्र पत्रिकाएं निकालकर विचारों को अभिव्यक्त किया गया। इससे नवजागरण का प्रभाव फैलता चला गया। कई संस्थाओं की स्थापना हुई। इन्होंने भारत के राजनीतिक सामाजिक अधिकारों की मांगों को रखना शुरू किया। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी इस क्रम में महत्वपूर्ण थी। लोगों ने स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा के अर्थों को समझा और इन्हीं मूल्यों पर भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी गई। इन सब का परिणाम था कि 20वीं सदी के आरंभ से ही राष्ट्रवाद की जो अवधारणा मुकम्मल रूप लेने लगी थी, उसने आगे के स्वतंत्रता समर का मार्गदर्शन किया। भारतीय संदर्भ में इस आधुनिकता से परिपूर्ण राष्ट्रवाद के उदय को सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है।
स्वदेशी की मांग व स्वदेशी आंदोलन में इस नवजागरण का पहला परिपक्व रूप देखा जा सकता है। आगे के तमाम आंदोलनों, संवैधानिक सुधारों व देश की आज़ादी में नवजागरण की इन्हीं विशेषताओं का योगदान था, जिसने तर्क, वैज्ञानिकता, स्वदेशी, राष्ट्रवाद आदि अवधारणाओं को भारत में प्रस्थापित किया। नवजागरण मात्र सांस्कृतिक, सामाजिक या धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय जनता के शोषण के विरुद्ध विद्रोह था। इसलिए भारतीय नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन को एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। आरंभ में यह नवजागरण सामंत विरोधी था और काफ़ी हद तक अंग्रेजियत का शिकार था। धीरे धीरे यह साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और गुलामी के विरोध का रूप ग्रहण करने लगा।